एक ऐसा सौदा जहां जान को दांव पर लगाया जाता है। इस मूवी के एंड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो पूरा गेम चेंज कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब सच में खत्म हो गया या सिर्फ एक नई शुरुआत है। जानने के लिए मूवी को एंड तक देखें, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें मूवी की शुरुआत में हैना और उसके हस्बैंड ड्रू को दिखाया जाता है, जो ड्रू के डैड से मिलने उसके घर जा रहे होते हैं। ड्रू बताता है कि ये उसके डैड का 75th बर्थडे है, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को बुलाया है। हैना झिझकते हुए कहती है कि डैड ने मुझे इनवाइट नहीं किया, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। इस पर ड्रू जवाब देता है कि तुम मेरी वाइफ हो और इस फैमिली का हिस्सा भी, इसलिए तुम्हारा वहां होना जरूरी है। जब दोनों डैड के आलीशान घर पहुंचते हैं तो वहां ड्रू के 3 और भाई बहन पहले से मौजूद होते हैं, एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें। सभी ड्रू से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हैना को देखकर उनका रवैया ठंडा रहता है। वो हैना से मिलकर खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि हैना ने ड्रू से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। बाद में सभी गार्डन में इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि डैड ने सभी को क्यों बुलाया है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए होगा, लेकिन तभी उनके डैड का गार्ड बताता है कि डैड को सभी से कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। इसके बाद ड्रू सबको अंदर लेकर जाता है और कहता है डैड ऊपर वाले कमरे में ही होंगे। जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो उनके डैड बताते हैं कि उन्होंने पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। बच्चे ये सुनकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। डैड गंभीर होकर कहते हैं आज रात कोई मुझे मारने आने वाला है और तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। डैड सच बोल रहे हैं या झूठ? क्या यह किसी खतरनाक खेल की चाल है या बस एक भद्दा मजाक? सच क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा, पर बच्चे इसे मजाक समझते हैं और कहते हैं कि वे डराने की कोशिश ना करें। लेकिन डैड कहते हैं ये कोई मजाक नहीं है, अगर मैं मर गया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी चैरिटी को मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो इसे तुम सब में बांट दूंगा। तुम्हें बस आज रात मेरी जान बचानी होगी। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं कि डैड ऐसी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हैं। तभी डैड अपने गार्ड को जाने का आदेश देते हैं और जैसे ही गार्ड बाहर निकलता है घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। अब कोई ना अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। नीचे आकर बच्चे आपस में बात करते हैं कि शायद डैड हमें आजमाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा घर पहले से ही लॉक है, तो कोई अंदर आएगा कैसे। तभी हैना कहती है अगर डैड सच कह रहे हैं तो हमें उनकी जान बचानी होगी। बाकी बच्चे इसे इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि डैड बेवजह डर फैला रहे हैं। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर बना रहता है। कैमी सबसे पहले उस कमरे में जाती है जहां शराब की कई बोतलें रखी हुई थी। जैसे ही वह एक बोतल उठाने लगती है उसे अचानक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाती है और आवाज की दिशा में बढ़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसे एक परछाई दिखती है जो उसका पीछा करने लगती है। वह घबराकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। घबराकर वह दरवाजा खोलने की कोशिश तो करती है, पर दरवाजा खुलता नहीं है। तभी उसका भाई आकर दरवाजा खोल देता है और पूछता है कि वह अंदर क्या कर रही थी। कैमी हड़बड़ाते हुए बताती है कि उसे नीचे किसी के होने का एहसास हुआ है, लेकिन उसका भाई कहता है कि वहां कोई नहीं होगा। ये कैमी का भ्रम था या सच में वहां कोई था। लेकिन इतना तो तय है कि इस घर में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। वहीं ड्रू और हैना अपने डैड के पास आते हैं। डैड उसे देखकर कहते हैं उन्हें खुशी है कि हैना यहाँ आई, लेकिन वह अभी भी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते हैं। वह ड्रू को याद दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही उसे हैना को यहाँ लाने से मना किया था। ड्रू जवाब देता है कि उन्होंने शादी कर ली है, इसलिए हैना भी अब परिवार का हिस्सा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रू का भाई पूल खेल रहा होता है। अचानक उसका ग्लास गिर जाता है, जिससे वह चौंक जाता है। तो उसे दिखता है कि पूल टेबल पर सारी बॉल्स खुद ब खुद इकट्ठी होकर एकदम से सेट हो गई हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी दूसरी बहन वहां आ जाती है और दोनों इस अजीब घटना को लेकर चर्चा करने लगते हैं। उधर कैमी बोर हो रही थी, इसलिए वो स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है। जैसे ही वह कैमरा ऑन करती है उसे पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। घबराकर वो तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह जोर से आवाज लगाती है कि जो भी है वह सामने आ जाए, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता। कैमी इसे इग्नोर करके पूल में उतर जाती है। तभी अचानक एक आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका माथा बुरी तरह काट देती है। खून बहने लगता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो आत्मा उसे स्विमिंग पूल में फेंक देती है। कैमी पानी में तड़पती है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। इस घर में एक मेंबर कैमी मारी जा चुकी है और डैड ने तो कहा था कि आज रात उन्हें कोई मारने वाला है। इसके पीछे राज क्या है ये तो डैड खुद ही खोलेंगे आगे।
वहीं दूसरी तरफ ड्रू के भाई बहन आपस में बात कर रहे थे कि उनके डैड ने ऐसा क्यों किया और इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है। तभी ड्रू वहां आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है कि वो उसकी पत्नी हैना के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। इसी बीच उन्हें एहसास होता है कि कैमी कहीं नजर नहीं आ रही। घबराकर वो नीचे जाते हैं जहां कैमी की लाश देखकर सन्न रह जाते हैं। कैमी की मौत के सदमे में वे सोचने लगते हैं कि आखिर यह किसने किया होगा। ड्रू का भाई कहता है कि कैमी हमारी बहन थी, हम उसे मारने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस घर में एक ऐसी लड़की है जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। ये इशारा सीधा हैना की ओर था। ड्रू को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी बीवी पर ऐसे झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह हर वक्त मेरे साथ थी, वह कैमी को मारने की सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसके भाई बहन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका मानना था कि जब घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं तो बाहर से कोई भी अंदर आ नहीं सकता, इसलिए उनका शक सीधा हैना पर जाता है। इसी बीच जब उनके डैड को पता चलता है कि उनकी छोटी बेटी कैमी मारी जा चुकी है तो वो नीचे आकर अपनी बेटी की लाश के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। वे कहते हैं इसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है। सभी उनसे पूछते हैं कि आखिर कैमी को मारा किसने। तब डैड चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, ये सब उस आत्मा का काम है जो इस घर में मौजूद है। मैंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए इस आत्मा से एक डील की थी और उसी के बदले उसने कैमी की जान ले ली है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और उनसे पूरी सच्चाई जानने की जिद करते हैं, लेकिन डैड टाल मटोल करके उन्हें सच नहीं बताते। तभी वो कहते हैं अब जबकि मेरी एक बेटी मर चुकी है, मैं हैना को भी अपना वारिस मानूंगा और मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। डैड की ये बात सुनकर ड्रू के भाई बहन भड़क जाते हैं। वो सवाल करते हैं कि आखिर वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर डैड जवाब देते हैं, मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी को यह संपत्ति मिलनी ही है। अगर तुम्हें और अमीर बनना है तो तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। इसके बाद ड्रू का भाई डैड के ऑफिस से गन निकालता है और गुस्से में कहता है, जिस किसी ने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बहन भी उसकी बात से सहमत होती है और दोनों फिर से हैना पर शक जताने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि कैमी की मौत के पीछे हैना का ही हाथ है और वो उस पर आरोप लगाते हैं। लेकिन हैना शांत रहते हुए जवाब देती है, कैमी और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा रिश्ता अच्छा था, मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ड्रू को इस बहस में नहीं पड़ना था। वो हैना को लेकर नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि कैमी की लाश वहां से गायब हो चुकी है। ये देख के दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि इस घर में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक हो रहा है। वो समझ जाते हैं कि अब उनका अगला निशाना कोई भी हो सकता है। वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। ड्रू दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खुलता। जब यह तरीका फेल हो जाता है तो वो हैना से कहता है, हम नीचे के रास्ते से निकल सकते हैं, हमें जल्दी करना होगा। अब दोनों नीचे जाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि वहां कोई रास्ता बाहर निकलने का मिल जाए। दूसरी तरफ कैमी की बहन अकेली थी। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी कैमी की एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। उसे लगता है कि पेंटिंग की आंखें उसे घूर रही हैं। वह डरकर पीछे हटती है। तभी उसका भाई आकर उसे शांत करता है और कहता है, मैं डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ड्रू और हैना मिलकर ये सब कर रहे हैं ताकि वे डैड की प्रॉपर्टी के अकेले वारिस बन सकें, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसकी बहन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों अपने डैड को बचाने और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ हैना और ड्रू बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद होता है। तभी ड्रू नीचे का एक दरवाजा खोलता है और कहता है, इसमें थोड़ी सी जगह है जिससे हैना बाहर निकल सकती है मदद लाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है वो फंस जाती है और तभी उसे बाहर किसी का साया दिखता है। वो ड्रू से कहती है उसने किसी को देखा है। ड्रू उसे खींचकर अंदर कर लेता है। तभी दोनों को एक डीमन दिखाई देता है। अब दोनों नीचे जाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि वहां कोई रास्ता बाहर निकलने का मिल जाएगा। दूसरी तरफ कैमी की बहन अकेली थी। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी कैमी की एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। उसे लगता है कि पेंटिंग की आंखें उसे घूर रही हैं। वो डरकर पीछे हटती है। तभी उसका भाई आकर उसे शांत करता है और कहता है, मैं डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ड्रू और हैना मिलकर ये सब कर रहे हैं ताकि वो डैड की प्रॉपर्टी के अकेले वारिस बन सके, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसकी बहन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों अपने डैड को बचाने और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ हैना और ड्रू बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद होता है। तभी ड्रू नीचे का एक दरवाजा खोलता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी जगह है जिससे हैना बाहर निकल सकती है मदद लाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है वो फंस जाती है और तभी उसे बाहर किसी का साया दिखता है। वो ड्रू से कहती है कि उसने किसी को देखा है। ड्रू उसे खींचकर अंदर कर लेता है और फिर तभी दोनों को एक
डेमन दिखाई देता है। हैरान होते हुए वे भागकर एक लॉकर के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन ड्रू के भाई बहन वहां आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। ड्रू बताता है कि अगर लॉकर में ऑक्सीजन कम हो गया तो वो दोनों मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से वो जल्दी ही संकट में पड़ सकते थे। दोनों किसी भी हाल में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। ड्रू के भाई बहन जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है। ड्रू की बहन जब देखने के लिए आगे बढ़ती है तो वही आत्मा उसे हवा में उड़ाकर गिरा देती है और फिर उसे एक कमरे में ले जाती है। होश में आने पर वह खुद को कमरे के अंदर पाकर हैरान हो जाती है और उसे वहीं पर डीमन के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो कि कैमी की पेंटिंग की तरफ जा रहे थे। फिर उसकी नजर कैमी की पेंटिंग पर जाती है जिसमें कैमी के सिर से खून बह रहा था। अचानक वह आत्मा कैमी के रूप में पेंटिंग से बाहर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फिर वो डीमन उस पर उल्टी कर देती है। तभी कैमी का भाई आकर गन तानते हुए कहता है कि वो अपनी बहन से दूर रहे वरना वह उसे शूट कर देगा, लेकिन जब वह नहीं रुकती तो वो उसे गोली मार देता है। कैमी के गायब होने पर उसे एहसास होता है कि गलती से उसने अपनी दूसरी बहन को ही शूट कर दिया है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। हालांकि उसे ये समझ आ गया था कि इन सब की जिम्मेदार हैना नहीं बल्कि एक डीमन है जो ये सब कर रहा है। ड्रू की दोनों बहनें मारी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक ये राज पता नहीं चला है कि डीमन ये सब क्यों कर रहा है। मगर अब कुछ ऐसा सामने आएगा जो इस भयानक सच से पर्दा उठा देगा। वहीं दूसरी तरफ हैना और ड्रू ऑक्सीजन की कमी से मरने ही वाले थे। तभी उनका भाई आकर दरवाजा खोलता है और उन्हें बाहर निकाल लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। वो उन्हें बताता है कि तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने डीमन देखा है। दोनों उसे बताते हैं कि उन्होंने भी वही देखा है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा। ड्रू कहता है तुम दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं डीमन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वे एक कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी उन्हें बुक्स शेल्फ के पीछे एक खुफिया रूम दिखाई देता है। जब वे उस रूम को खोलते हैं तो वहां डीमन से जुड़ी कई चीजें मिलती हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके डैड ने ऐसा क्या किया था जिससे डीमन यहाँ पर आ गया। वहां उन्हें एक डेमोनिक साइन भी मिलता है जिससे पता चलता है कि ड्रू के डैड ने आत्मा से कांटेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ ड्रू का भाई जब डीमन को ढूंढने जाता है तो अचानक वही डीमन कैमी के रूप में सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और बैलेंस खोने पर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और उसकी गन भी दूर गिर जाती है। फिर डीमन उसकी दूसरी बहन का रूप लेकर उसके सामने आता है और उसे गले से लगाकर उसका सारा खून पी जाता है, जिससे उसका सारा शरीर सूख जाता है और वो भी मारा जाता है। ड्रू और हैना जब उसकी चीखें सुनते हैं तो वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि वो भी गायब हो चुका है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उनका भाई भी मारा गया। फिर वे फौरन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसी ही मूवीज की समरी देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते समय वो अपने डैड के कमरे में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे उनके सारे भाई बहन मारे गए। डैड बताते हैं इस घर में एक डीमन है जिसके साथ मैंने एक डील की थी। मैंने अपने सभी बच्चों को उसके सामने कुर्बान कर दिया ताकि मैं इमॉर्टल यानी अमर बन सकूं और लंबे समय तक जिंदा रह सकूं। मैं मरना नहीं चाहता। मैं 75 साल का हो गया हूँ और जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी पूरी ब्लड लाइन, अपनी नस्ल की कुर्बानी दी है। इसके बाद वो एक बंदूक उठाकर अपने बेटे ड्रू को भी गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर हैना डर के मारे टूट जाती है और रोने लगती है। फिर डैड हैना को मारने की कोशिश करता है और कहता है असल में तुम मेरी फैमिली की नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वो हैना को गोली मारता है जो उसके हाथ में लगती है और वो जख्मी हो जाती है। हैना तुरंत वहां से भाग जाती है और घर में छुप जाती है। डैड हैना को ढूंढते हुए उसे ये राज बताता है कि वो अब तक नाटक कर रहा था। वो उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता है। उसने अपने बेटे से कहा था कि वो हैना से शादी ना करे, लेकिन ड्रू ने उसकी बात नहीं मानी, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। तभी हैना को एक बंदूक मिल जाती है, जिसे उठाकर हैना ड्रू के डैड को गोली मार देती है। डैड गिर जाते हैं और उनके ऊपर एक फर्नीचर गिर जाता है, जिससे वो फंस जाता है। हैना उसे बताती है असल में ड्रू और मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट खरीदा था, लेकिन वो हम अब तक तुम्हें नहीं दिखा पाए। वो गिफ्ट खोलकर दिखाती है जिसमें एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर थी। वो बताती है असल में मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बच्चा तुम्हारे बेटे का है, यानी तुम्हारा पोता है। तो तुम अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर नहीं हो, बल्कि ये बच्चा है। तुम्हें अपनी फैमिली का खून बहाकर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, बल्कि मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को है। वो बच्चा तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा और उसूल के हिसाब से वो इमोर्टल होगा क्योंकि तुम मरने वाले हो। ये सुनकर डैड हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन डीमन जो सब कुछ सुन रहा था तुरंत उसके पास आता है और उसे काटकर खा जाता है, जिससे उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हैना वहां से चली जाती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करके रोने लगती है।
कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और बूढ़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर कार में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखता है कि बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि उसकी बहू हैना बाहर निकली है, जिसके पेट में उसका आखिरी ब्लड लाइन है। इसका मतलब ये था कि अब सारी जायदाद का मालिक कोई और नहीं बल्कि हैना है। सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनने के बाद हैना गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। इस बात की उसे खुशी थी, लेकिन अपने हस्बैंड को खोकर वो बहुत दुखी थी। और इसी के साथ